पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ मैंने कल अपलोड नहीं कराई थी क्योंकि टॉपिक अभी रहता था, तो पीडीएफ आज मिल जाएगी। इजी है, स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखेंगे तो टॉपिक्स समझना बहुत इजी है। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में कल हमने कुछ टॉपिक हिंदी में भी देखे थे, है ना। तो ये हमारा वीके पब्लिकेशन का बुक से ही हमारा सारा कंटेंट है, तो देख लेना, मार्केट में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसको हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग की। कहता है कि अगर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव है ना, ये रिड्यूस करता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ आइटम। किसी भी आइटम की जो कॉस्ट है ना, उसकी कॉस्ट को कम करने में काम करता है क्या हमारा ये इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा था कि अगर हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द अपॉर्चुनिटीज फॉर द रिडक्शन द टोटल कॉस्ट लाइन द सप्लाई चेन पैकिंग। अगर हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो ये काम कैसे हो सकता है। ये काम हो सकता है पैकिंग के अंदर, फॉरवर्डिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वेस्टेज को अगर हम हैंडल कर लें, स्टोरिंग कर लें, तो ये अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर हैंडल करना हम सीख जाते हैं तो हमारी कॉस्ट कम होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है ना, वो होता है जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर, जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है उसके ऊपर फोकस करना, और इसके बजाय जो बाकी के जो खर्चे हैं उसको हम कम कर दें, कॉस्ट को हम कम कर दें, और हमारे जो दूसरे कंपोनेंट की कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। तो टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज दैट एन ऑप्टिमम कॉस्ट इज वन एरिया और फंक्शन में बी नॉट लीड टू ऑप्टिमाइज द टोटल सिस्टम कॉस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये सारे एरियाज को कवर कर लेता है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, फर्म में टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। टोटल कॉस्ट के अंदर बहुत सारी कॉस्ट आती हैं। अब ये बातें आपको पहले से भी पता है वैसे देखा जाए तो, जैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, गुड्स को स्टोर कराने की कॉस्ट बोले तो वेयर हाउसिंग की, मटेरियल को हैंडल करने की कॉस्ट या प्रोटेक्टिव पैकिंग की कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंफॉर्मेशन फ्लो कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट की बात यहाँ पे ये लेके चल रहा है। तो टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर हम सारी की सारी अप्रोच के अंदर हम सारी कॉस्ट को लेके चल रहे हैं, चाहे वो कस्टमर को सर्विस देने की कॉस्ट है या प्रोडक्शन की लोड क्वांटिटी कॉस्ट है, सारी बातों को हम लेके चल रहे हैं। तो कहता है कि जो टोटल कॉस्ट अब कॉन्सेप्ट है ना, विच हैज बिगन टू फॉलोड बाय सम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, कंसेप्ट है मेनली फॉलोइंग लेवर्स। कुछ बातों के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जब भी हम डिसाइड करते हैं तो क्या सोचते हैं, पहले नंबर ऑफ सप्लायर के बिहाफ पर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक बाइंग लेवल है वो कितना है, टर्म्स एंड कंडीशन भी बाइंग की देखनी होती है। फिर जो हमने प्रोडक्ट बाय करना है वो किस मोड से बाय करना है, स्पेसिफिकेशन भी होती है शुद्धता को लेकर। फिर लॉजिस्टिक के अंदर हमने ये भी देखना होता है कि माल हमारा शिपमेंट से कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, गुड्स की जो हमारे पास रिसीविंग होने वाली है उसकी हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, गुड्स को कैरी करने की कॉस्ट कैसी होगी, इन्वेंट्री को मैनेज करने के कौन कौन से वेज होंगे, ये सारी बातें आती रहती हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम एम्फेसाइज करते हैं कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। मतलब टोटल कॉस्ट अप्रोच को इन्होंने क्या किया है, टोटल कॉस्ट अप्रोच को इन्होंने कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होने वाले हैं। तो कॉस्ट रिड्यूस करना ही हमारा मेन टारगेट होता है। तो रिडक्शन इन द कॉस्ट इन द कंपोनेंट ऑफ द लॉजिस्टिक लीड टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इससे हमारी दूसरी चीजों की भी कॉस्ट हो जाती है। कहता है कि सपोज ए कंपनी कैन अवेलेबल द हैवी डिस्काउंट ऑन द बल्क परचेजेस, बट ऑन द अदर हैंड इफ बल्की क्वांटिटी द परचेज कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग दिस बल्क मटेरियल विल बी श्योर विल इंक्रीज। कहता है कि कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है, लोगों को ना ऑफर देती है कि अगर आप एक साथ क्वांटिटी के अंदर अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देने वाले हैं। अब लोग डिस्काउंट के चक्कर में क्या करेंगे, बहुत सारी गुड्स का ऑर्डर देंगे। अब आपको बहुत सारी गुड्स गोडाउन में रखनी भी तो पड़ेगी। अगर आप बहुत सारी गुड्स आप गोडाउन में रखोगे, बहुत सारे गोडाउन अगर आपको किराए पे लेने पड़ेंगे तो आपकी कॉस्ट फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां से आप माल ज्यादा बेच बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो और इधर से वेयर हाउसिंग के चक्कर के अंदर आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो वहां पे मामला आपका बराबर होने वाला है। तो कभी कभी अपने को ये देखना होता है, तो हमको कुछ ऐसा तरीका लगाना होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है कि हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाए। हमको क्या करना है, पूरी की पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी देखनी होती है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। कभी कभी कंपनी ने बोल दिया
कि आप बहुत सारा क्वांटिटी गुड्स की परचेज करो, हम आपको डिस्काउंट देंगे, बल्क के अंदर परचेज करो आपको डिस्काउंट देंगे। अब मान लो ऐसे ऐसे 50,000 कस्टमर हमारे पास इकट्ठे हो गए ऑर्डर देने के लिए, तो हमको 50,000 कस्टमर की गुड्स को कंप्लीट करने के लिए, ऑर्डर को पूरा करने के लिए काफी सारे गोडाउन में माल भी तो रखना पड़ेगा ना। यहां पर तो हम क्या सोच रहे हैं, माल ज्यादा बेचकर प्रॉफिट ज्यादा कमाने की सोच रहे हैं, पर वहीं उन लोगों के चक्कर के अंदर हमको गोडाउन के अंदर माल भी तो ज्यादा भरना पड़ेगा, तो यहां पर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है और वहां पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये कौन सा इफेक्टिव मैनर हुआ? तो कहता है कि अपने को कुछ इस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और हमको पूरी फर्म की ओवरऑल एफिशिएंसी की ओर ध्यान रखना है। तो ये अपने को पूरा का पूरा अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर अपने को पूरा का पूरा इफेक्टिव मैनेजमेंट करना होता है। कहता है कि अगर अपने को रिड्यूस करनी है सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है, या सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, अगर अपने को रिड्यूस करनी है, तो उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर रहे हैं ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तरीके से काम करे, हमारे प्रॉफिट ताकि इंक्रीज हो जाए और कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाए। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया हुआ है, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन को फिक्स करो तो आप ट्रांसपोर्टेशन फिक्स करते हो, देख लो आपको ट्रांसपोर्टेशन कौन सा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हवाई जहाज से भेजोगे तो महंगा पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आपको बहुत जल्दी भेजने पड़ते हैं, वो आपको हवाई जहाज से भेजने पड़ेंगे पर खर्चा ज़्यादा आएगा। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रख के करनी है कि आपका बेनिफिट कहाँ पे होने वाला है। फिर अपने को ये भी देखना है कि एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट शिपमेंट। तो फॉर स्मॉलर क्वांटिटी वेट शिपमेंट आर बेस्ट ऑप्शन। तो कहता है कि अगर आपको क्वांटिटी छोटी मोटी भेजनी है तो आप शिप से भेज लो, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, एयरवेज के थ्रू भी भेज सकते हो। पैसे की कमी है, शिप से भेजना तो भेज लो। तो ये भी अपने को देखना है। फिर है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। प्रोवाइड टू द कस्टमर ऑफ द योर लॉजिस्टिक नेटवर्क द कॉस्ट ऑफ द फ्रेट फॉर ईच सर्विस लेवल, द रिलायबिलिटी ऑफ ईच लेन फॉर द ईच सर्विस लेवल एंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ द कैरिंग इन्वेंट्री तो कैन बी द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, तो ये हमारा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के बारे में है। कहता है कि अपने कस्टमर को क्या करना है, लॉजिस्टिक नेटवर्क तो कॉस्ट का जो फ्रेट है वो हमको हर सर्विस लेवल पे देखना होता है। तो हर सर्विस लेन के अंदर क्या होने वाला है, हर सर्विस का लेवल के ऊपर वो पूरी की पूरी कॉस्ट उस इन्वेंट्री के ऊपर आने वाली है। तो ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन के बारे में भी कस्टमर को पता होना चाहिए। इसी तरह से है कि टू चेक सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऑफनली ये कंपनी क्या करती है, यूज करती है कैरियर्स इंश्योरेंस विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अपने को देख लेना है कि आप इंश्योरेंस आप खुद करवा रहे हो या बाहर से करवा रहे हो, तो कंपनी की क्या पॉलिसी है, इससे हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसको आप अवॉइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये सारी बातें भी अपने को देखनी होती है। फिर अपने को ये भी फोकस करना होता है ऑन एलिमिनेटिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रांजिट टाइम। मतलब आप जब गुड्स रखते हैं और जब अपनी गुड्स सप्लाई करना है उसके बीच में गैप कितना आ रहा है, तो उस गैप के अंदर कभी कभी हमारा वेयर हाउसिंग का खर्चा हो जाता है। ट्रांजिट कॉस्ट भी देख लो, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेट कंपाइलेंस प्रोसेसेस टू स्पीड अप द साइकिल टाइम्स। एसोसिएट कंपनी कैन इंप्लीमेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू ऑटोमेट ट्रेड कंपाइलेंस सच एज द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। तो कभी कभी अपने को सॉफ्टवेयर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हो तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे काम बहुत जल्दी होते हैं, गुड्स की सप्लाई बहुत जल्दी होती है, और अगर हम सारे काम हाथ से कर रहे हैं तो गुड्स की डिलीवरी आपको बहुत देर से हो पाएगी, तो खर्चे आपके ऊपर ज़्यादा होने वाले हैं। मिनिमाइज यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव शिपिंग ऑप्शन। तो अपने को क्या करना है, शिपिंग एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना है। तो आपको पूरी कैलकुलेशंस पहले से कर लेनी है कि आपके खर्चे कहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप जब भी करो ये कैसे होना चाहिए, लोअर कॉस्ट सर्विस लेवल। फिर कंसीडर वेयर हाउसिंग सर्विसेज। तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज को भी देख लो। अगर आपका माल आपको बहुत ज़्यादा दूर भेजना पड़ता है तो वेयर हाउस हो सकता है कि आपको मेंटेन करने पड़े और वेयर हाउस का खर्चा भी आ जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपने को जहां पर कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ सकता है। तो इट मे बी एन ऑप्शन टू वेयर हाउस गुड्स क्लोजर टू द कस्टमर एंड द रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हो सके तो अपना जो वेयर हाउस है कहाँ पे बनाओ, कस्टमर्स के आसपास। कस्टमर के आसपास आपने अगर गोडाउन बना रखे हैं तो कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, कस्टमर तो है आपका मान लो एमपी में, आप रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली से एमपी आने के अंदर खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का बार बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले देख लो कस्टमर कहाँ रहता है, कस्टमर जहाँ रहता है वहाँ पे आसपास अपनी गोडाउन की फैसिलिटी दे दो ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या आने वाली है, कम आने वाली है। अब अगला जो टॉपिक है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड द मार्केटिंग।
अब इन्होंने क्या किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ डेफिनेटली मार्केटिंग को ऐड कर दिया है। अब मार्केटिंग के टॉपिक हमको पहले से ही पता है। मार्केटिंग के अंदर अपने को पता है कि 4 P's आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास 4 P's आते हैं, जिसमें से हम पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। ये इसको हम जानते हैं 4 P's के नेम से। क्या? 4 P's। ठीक है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। तो द सप्लाई चेन इज द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्स इन्वॉल्व इन मूविंग ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। तो एक कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या पीपल का, एक्टिविटीज का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्स इन्वॉल्व, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहाँ पहुंचाते हैं? सप्लायर से कस्टमर तक। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वॉल्व्स द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंटरी एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन। ये बातें हम कल के लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वही का वही टॉपिक हमको फिर से स्टडी करने को मिल रहा है। कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक सिस्टम है, किसका? ऑर्गेनाइजेशंस का, पीपल्स का, एक्टिविटीज का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्स इन्वॉल्व्स का। क्या करते हैं? प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम सप्लायर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। वही बात इन्होंने फिर से यहाँ पे दोबारा रिपीट की हुई है। फिर से ये बात आ रही है, कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे ये ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी स्टडी किए थे। क्या? ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, कॉस्ट को कम करना, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना, कस्टमर को बेटर सर्विसेज देना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइजेशन करना। अब इन्हीं टॉपिक के साथ अपने को क्या करना है? मार्केटिंग के अपने को 4 P's को कनेक्ट कर देना है। तो मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी प्रोडक्ट के बारे में। क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट के अंदर क्या मतलब है? प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई सॉलिड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट हम देख सकते हैं वो तो है ही, सर्विस की बात भी आती है। तो प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट भी है और सर्विस भी है, ये अपने को ध्यान रखना। दैट इज ऑफर टू द कस्टमर फॉर द सेल एंड द कैपेबल ऑफ द सेटिस्फाइंग देयर वांट। प्रोडक्ट वो जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी नीड्स को, जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। कहता है कि एक फर्म को डेवलप करनी पड़ती है स्ट्रेटेजीज को। इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट विच आर हाई इन द डिमांड एंड ड्रॉप द वंस विच आर द रीजन फॉर द लॉस टू द कंपनी। हमको देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। वो प्रोडक्ट की डिमांड तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, पर जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट को आपको ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर आप ड्रॉप नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है आप उसको क्या करोगे? ड्रॉप कर दो, उसको छोड़ दो वहीं पे। क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर आप सेल करने में लगे रहे तो क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो कहता है कि जितनी भी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेटेजीज डिसीजन लेने होते हैं प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट की वैरायटी को लेकर, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा टू बी मेड, ये सारी स्ट्रेटेजीज अपने को बनानी चाहिए। कहता है कि ए कंपनी शुड बी डिफरेंट प्रोडक्ट टू द कस्टमर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कहता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होना चाहिए और कस्टमर के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे और कंपनी कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर पाए, जीत पाए। सो डिफरेंशिएशन इज द की टू द क्रिएट द ब्रांड वैल्यू। अगर अपना प्रोडक्ट आप दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट से अलग रखते हो तो आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है। अदरवाइज क्या होगा? आपने जो प्रोडक्ट बनाया वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना के चल रही है, फायदा क्या? आपकी इमेज क्या रह जाएगी? आपकी इमेज तो कुछ रहेगी नहीं। तो अपने को कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग हो, आपकी डिफरेंट सी ब्रांड वैल्यू, आपकी गुडविल को वो क्रिएट कर दे। तो ये है हमारा फर्स्ट पी, दैट इज द प्रोडक्ट। फिर हमारा सेकंड पी, दैट इज प्राइस। अब प्राइस तो हमको पता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सप्लायर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए। तो ये प्रोडक्ट के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं? कभी कभी डिमांड और सप्लाई के हमारे पैटर्न में डिसाइड होते हैं। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ए कस्टमर पेज फॉर ए प्रोडक्ट। तो ये अमाउंट का, प्राइस की हम बात क्या कर रहे हैं? प्राइस का मतलब है कि एक ऐसा अमाउंट जो कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट के लिए। कहता है कि प्राइस एक ऐसा वेरिएबल है दैट हैज इंप्लीमेंटेशन फॉर द रेवेन्यू, जिससे हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो इन प्राइसिंग, प्राइस के अंदर हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजी इंक्लूड करते हैं? प्राइस स्ट्रेटेजी, प्राइस स्ट्रेटेजीज, प्राइस स्टेटलिंग, डिस्काउंट, पेमेंट टर्म्स, ये सारी लेके चलते हैं। तो प्राइस जैसा होगा आपकी सेल भी वैसे होने वाली है, क्योंकि प्राइस का सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर होता है? सेल के ऊपर होता है। क्योंकि प्राइस अगर कम रखोगे तो सेल ज्यादा हो जाएगी, प्राइस अगर आपने ज्यादा कर दिया तो सेल क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो प्राइस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। तो इट मे बी इफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, वैल्यू चेन एंड द कंप्यूटर ऑन द प्राइस। ये इन सारी बातों की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट भी होता है।
अब थर्ड पी की बात करें, दैट इज प्लेस। अब प्लेस के अकॉर्डिंग तो अपने को पहले भी बातें पढ़ चुके हैं, तो प्लेस अपना ऐसा रखना है कि जो हमारी वैल्यू को, हमारी कॉस्ट को कम कर दें। तो प्लेस के जब भी आप डिसीजन लो तो उसके अंदर देख लेना कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे करना है, मार्केट को कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लोकेशन का डिसीजन ले लेना, इन्वेंट्री के, वेयर हाउसिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के, ये सारी बातें आप प्लेस को ध्यान में रख के करना ताकि हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो। प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, ठीक है, और प्राइसेस भी हमारे तब डिसाइड होते हैं। फिर फोर्थ पी क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या आता है, जिसके अंदर हम लोगों को मार्केटिंग करते हैं, लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये अच्छा है, तो प्रमोशन की बात सारी सारी इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी कौन सी बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट की, सेल्स प्रमोशन, स्पेशल ऑफर, पब्लिक रिलेशन, ये सारी की सारी बातें किसमें आती है, प्रमोशन के अंदर आती हैं। तो मार्केटिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग अ टारगेट मार्केट ऑफ कंज्यूमर और अदर यूजर टू अल्टीमेटली सेल ए प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये मार्केटिंग के अंदर जो हमने 4 पीज स्टडी किए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम टारगेट मार्केट को कवर करते हैं, अपने कंज्यूमर को कवर करते हैं, और हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो हम मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसके लिए हमें हार्डवर्क और रिसर्च की जरूरत होती है ताकि हम अपनी कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाएं। द यूज ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द एक्सीलेंट वे। मार्केटिंग मिक्स का एक एक्सीलेंट वे टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा बेस्ट से बेस्ट तरीका है जिससे एक कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकती है, एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे हमने 4P स्टडी की है ना, वैसे हमारे पास 4C भी है। अब 4C के अंदर क्या है, 4C के अंदर कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड द कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हमारे 4C हैं। जैसे 4P हैं, 4P के बेस पर 4C भी हैं, बट 4P को हम एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं। 4P के अंदर सबसे पहले मैंने क्या स्टडी किया था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान से देख लो, डिजाइन, क्वालिटी, फंक्शन, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज, प्रोडक्ट का अवेलेबल होना, प्रोडक्ट की वारंटी। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस को लेकर प्राइस की स्ट्रेटेजी होती है, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म, पेमेंट मेथड। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस के अंदर हम ट्रेड चैनल्स देखेंगे, बीच में होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, सुपरमार्केट होगी, क्या होगी, कौन कौन सा एरिया हम कवर कर पाएंगे, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, कौन कौन सी चीज़ें और हेल्प करने वाली है, ई कॉमर्स। और प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन में क्या आता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन या डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग मिक्स के जो 4P थे, इन्होंने थोड़ा सा और ग्राफ के फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट बात आती है 4C की, 4C को अब इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। 4C के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, कस्टमर, सेकंड क्या है, कॉस्ट, फिर ये हमारे पास ये 4 टॉपिक हैं। अब अपने को पता है कस्टमर क्या होता है, एक मार्केट का राजा होता है। कस्टमर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और मैन्युफैक्चरर नहीं है तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर होता है मार्केट का किंग होता है। सो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर हम अपनी डिमांड को कस्टमर की अकॉर्डिंग हम पूरा करते हैं तो वो हम ठीक रहेंगे। और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम उनको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराते तो कस्टमर क्या करेगा, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करना पड़ जाएगा। तो कस्टमर के बिना हम रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो हम कस्टमर की अब्सेंस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। सो कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट शुड बी स्टडीड। तो सबसे पहले अपने को कंज्यूमर की, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये अपने को देख लेना चाहिए ताकि हम उसकी जरूरतों को पूरा कर पाए। यस तो कस्टमर के बारे में पहले से अपने को थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेना चाहिए, वो कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। और सेकंड सी है वो है कॉस्ट के बारे में। और कॉस्ट के बारे में हम पहले हम प्राइस में स्टडी कर चुके हैं। कॉस्ट मतलब प्राइस इज ओनली सबसेट ऑफ द टोटल कॉस्ट incurred to satisfy the want or need of the customer. The cost is the most important element of the marketing mix which affect the decision of the customer. एक कस्टमर के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट हमारी सही नहीं आई है तो हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे, और उसी के चक्कर के अंदर एक कस्टमर का डिसीजन भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। वो प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, कब खरीदेगा। तो कस्टमर के जो डिसीजन होते हैं कहीं ना कहीं कॉस्ट और प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड सी क्या है, कन्वीनियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द सेल। टू परचेज प्रोडक्ट हेल्प्स मोर ऑफ द कस्टमर। कितनी सुविधा तरीके से उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट मान लो 5 किलोमीटर दूर से मिल रहा है, तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, बार बार नहीं जाओगे, एक बार खरीद लिया, 2 बार खरीद लिया, नहीं खरीदोगे। तो वो भी देखो कितना सुविधाजनक है।
फिर कम्युनिकेशन, तो एक कंपनी शुड इंप्रूव द कम्युनिकेशन इंस्टेड द प्रमोशन। कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए, अपने को ना सामने वाले को अच्छे से बता देना चाहिए। अक्सर जिंदगी में हम ऐसा करते हैं, हम खुद का प्रमोशन तो कर देते हैं पर खुद को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। जब समझा नहीं पाते हैं तो वही संवाद विवाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर वो संवाद करने की बात कर रहा है, ऐसा समझ लो अपने को कम्युनिकेट करना है। तो यहां पर एक कंपनी को क्या करना है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है बजाय कि प्रमोशन के अंदर। प्रमोशन के अंदर तो क्या हम सामने वाले को बता रहे हैं, तो कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। कम्युनिकेशन क्या, जिस तरीके से आप बात कहना चाहते हो वो बात उसी तरीके से सामने वाले के पास पहुंच जाए। डिट्टो, जो आपने बात कही सामने वाला उसी तरीके से आपकी बात को समझे, जिस वे में जिस भाव से आप बात कर रहे हो, तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो यहां पे 4th C भी हमारा है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, मिक्सचर है ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल दैट फर्म यूज टू परस्यू द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल, जिससे हम जितनी सेल हम करना चाहते हैं वो हम सेल कर पाते हैं टारगेट मार्केट के अंदर। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं मार्केटिंग मिक्स के और इसके कंपोनेंट को, तो एक कंपनी क्या कर सकती है, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकती है। अब चाहे हमने 4P स्टडी की है, चाहे हमने 4C स्टडी की है, तो अगर हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो कंपनी को जो भी अपना टारगेट है वो हम उसको अचीव कर पाते हैं।